नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है पाकी अरोरा, फाउंडर पाकी अरोरा फोटोग्राफी। और फीमेल फोटोग्राफी मुझे लगता है एक बड़ा टैबू थी आज से कुछ टाइम पहले, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला है वैसे बहुत सारी चीजें बदली हैं, और उन्हीं में से एक चीज बदली है, वो है फीमेल फोटोग्राफी और उसे लेकर लोगों का नजरिया। और आज हमारे साथ पाकी हैं, जिन्होंने नो डाउट मतलब जब मैंने चीजें देखना शुरू की, बहुत सारी चीजें आपने बदली हैं। और आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो शायद कुछ टाइम पहले सोसाइटी में एक बड़ा टैबू था और किसी ने शायद सोचा भी नहीं था, क्योंकि स्पेशली ग्वालियर की बात करें बिल्कुल जीरो था। तो आज बहुत सारी बातें हम जानने वाले हैं। बाकी ये बातें शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ऐसे में आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी इस जर्नी की शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, बट मुझे पता नहीं था कि इस चीज को भी एक नाम दिया जा सकता है। फोन फोटोग्राफी, सबके पास जब फोन नए नए आए थे सबको शौक था कि हम फोटोज क्लिक करें, बट तब मैं कुछ भी क्लिक नहीं करती थी। मतलब फोकस करके कि कुछ बनाकर क्लिक करना, या कभी किसी मतलब जैसे बाहर जाके नेचर की पिक्चर क्लिक करना, किसी मॉन्यूमेंट की पिक्चर क्लिक करना। तो वहां से मुझे उस चीज का आइडिया नहीं था उस टाइम कि हाँ, ये चीज भी टर्न हो सकती है एक अच्छे पैशन में, और इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है। बट धीरे धीरे जैसी जर्नी आगे बढ़ती गई मुझे समझ आता गया। वैसे मैं डांस कोरियोग्राफर थी पहले, स्टार्टिंग मैंने उसी से की थी। बट धीरे धीरे जब मैंने स्ट्रगल देखा, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में हम देखें तो शुरुआत में बहुत डिफिकल्टी इसीलिए आई क्योंकि क्रिएटिव साइड को लोग बहुत अलग तरीके से देखते थे। वो नजरिया बदलने में काफी टाइम लगा। जब डांस कोरियोग्राफी करती थी उस टाइम भी धीरे धीरे सक्सेस मिल रही थी, बट उतनी पहचान नहीं थी। बट फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस जो मेरा जो एक हॉबी है फोटोग्राफी, इसको मुझे प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। मैंने धीरे धीरे क्लाइंट्स, मतलब एक तो शुरुआत की, मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं के रिलेटिव की वेडिंग के थ्रू मैंने शुरुआत की। और फिर वहां से जब मेरी स्टार्टिंग हुई तो उन लोग काम काफी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ एक ये चीज है कि मैं जब पिक्चर क्लिक करती हूँ आज भी मैं इमोशंस पे सबसे ज्यादा फोकस करती हूँ। तो वो जो मैंने कैप्चर किया, वो ऐसा नहीं था कि बस एक फोटोग्राफर के तौर पे कैप्चर किया। वो मैं जो भी कैप्चर करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, तो वो इमोशंस बहुत मैटर करते हैं उस चीज के लिए। तो जब वो रिजल्ट निकल के आया तो वो काफी अच्छा लगा उनको, और उससे मुझे काफी एक वो चीज मिली कि हाँ, मैं आगे इस चीज को कर सकती हूँ जी। तो वहां से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई चीजें, और लोगों ने काफी सपोर्ट किया। बीइंग अ गर्ल मुझे डिफिकल्टीज तो काफी आई, बस ये था कि मेरी फैमिली का काफी सपोर्ट था। कि बस उनको ये डर था कि शादियों में जब आप शूट करते हो तो रात रात भर आपको वहां रहना है, सब करना है, बट आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी किसी सर्कमस्टेंस में रहना पड़ रहा है तो आपको पहले अपने आप उस चीज को होल्ड ऑन करना पड़ेगा कि नहीं, मैं कर सकती। अगर मतलब जो हमारी पुरानी जो इतनी फीमेल जो आगे बढ़ी, मतलब अगर आप देखें तो रानी लक्ष्मीबाई की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने अगर वो कदम नहीं उठाया होता जिसमें वो घर और बाहर जिस तरीके से लड़ी, और ग्वालियर का आज जिनकी वजह से नाम बहुत है, तो वो नहीं कर पाती अगर वो उन्होंने दम नहीं दिखाया होता। तो ऐसे ही सारी लड़कियों को मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी नहीं करने आएगा, आपको खुद को पहले वो चीज करनी पड़ेगी अपने लिए, और फिर सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है जी। और लाइफ में फर्स्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो पहला कदम होता है ना, वही सबसे डिफिकल्ट होता है। और यकीन मानिए, जब आप पहला कदम रखते हैं उसके बाद आपको रास्ता कैसे मिलता है शायद आप भी नहीं समझ पाते। बाकी ये तो बात हुई आपकी जर्नी की। मैं बात करूँ सोसाइटी की, एक अलग नजरिया आता है, क्योंकि हम लोग जब से देखते आ रहे हैं, मुझे लगता है जब से हमारी बर्थ हमने लिया है और अब जो चीजें चल रही हैं, हमने सिर्फ देखा है मेल फोटोग्राफी, शादियों में भी मेल फोटोग्राफर, कहीं जाए तब भी हमें, मतलब अगर हम मीडिया फील्ड की भी बात करें, नॉर्मली जो ग्राउंड पे होते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल्स जीरो की बराबर ही मापा जाता है। क्या पहला जो शादी आपने की अटेंड एज अ फोटोग्राफर, कितना चेंजेस था? लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे? लोग तो शॉक हो गए थे कि ये कैमरा कैसे उठाया हुआ है। जैसे कि अगर किसी वेडिंग में कोई अचानक से वो जोकर वाले कपड़े नहीं कोई पहन के आ जाता तो उन लोगों को ये लड़की फोटोग्राफी कर रही है, कैसे कैसे हो सकता है। मतलब उनके लिए इतनी बड़ी चीज थी, टैबू तो मतलब बहुत बात की बात है। मैं बोलूंगी उनके लिए इतना शॉकिंग था कि लड़की कैमरा कैसे पकड़ सकती है जी। मतलब मैं कैमरा जैसे लड़के पकड़ते वैसे लड़की पकड़ सकती है। और ये चीज हमारे यहाँ शुरुआत से रही है कि लड़कियों को कम आंका जाता है, तो उनको ये लगता था कि करेगी कैसे। जैसे कोई अगर ग्रुप ऑफ मेल खड़े हैं मेरे सामने, आ गई अच्छी फोटो, देख लो सही आई है कि नहीं, तो उनको ये डाउट रहता था कि एक लड़की अगर कैमरे के पीछे है तो शायद वो अच्छा रिजल्ट ना निकाल पा रही हो। उनको बिलीव कराना कि नहीं सर आपकी फोटो अच्छी आई है, और
इसमें लड़का और लड़की का डिफरेंस नहीं होता, इसमें स्किल का डिफरेंस होता है। बिल्कुल। वो चीज बताने में समझाने में काफी टाइम लगा लोगों को। और जब ये जर्नी चलती है ना तो मुझे लगता है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो तो आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर होना होता है कि यार आप एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो शायद अभी जीरो के बराबर वहाँ पे फीमेल है। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको इस जर्नी में फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो काफी थे, क्योंकि सिखाने वाले ज्यादा कोई नहीं थे। एक ऐसा कोई मतलब उस टाइम मैंने बहुत सर्च किया कि मैं कहीं जाके सीख लूं, पढ़ लूं, बट ना एक फैक्ट्री में जाके सीखने से अच्छा आप प्रैक्टिस करो फील्ड पर। मतलब सिखाने वाले इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं जो अच्छे से भी सिखाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसी जगहों पे भी फंस जाते हैं जहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता। तो उनकी फीस, उनके पेरेंट्स की पूरी मेहनत और उनका टाइम जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो वेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, मुझे कोई कोर्स नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी मैं खुद शुरुआत करती हूँ। फिर मैंने यूट्यूब से देखना शुरू किया, सीखना शुरू किया। उस बीच कोविड लग गया था, तो फिर मैंने कोविड में ऑनलाइन कुछ मतलब नया सीखना शुरू किया सब। मतलब उस मीनवाइल मैंने बहुत अपने आप को नर्चर किया कि नहीं, मैं इस चीज को और अच्छा स्किल करना चाहती हूँ। फोटोशॉप पे वर्किंग शुरू की, एआई अब आ गया है तो उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना शुरू किया। और जो ये रील्स अभी क्रिएट हो रही है ना, मैं कभी भी बिहाइंड द सीन दिखाने से नहीं डरी। अगर मुझे आ रहा है नहीं आ रहा, जो चल रहा है मेरे आसपास, मैंने हमेशा वो शुरुआत से अपनी स्टोरीज में दिखाया। पहले रील का ऑप्शन नहीं होता था, बट मैं अपनी स्टोरीज में हमेशा विजिबल करती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। क्योंकि अगर कोई भी मुझसे जो मेरी गलती हो रही है, मैं सही कर रही हूँ, उससे अगर कोई कुछ सीख सकता है, तो मेरा ये स्टार्टिंग से था कि कोई जो भी देखे वो कुछ ना कुछ सीख सके। क्योंकि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे या लड़कियां होंगी, और आज भी मुझे बहुत सारी लड़कियां मैसेज भी करती है कि मैम आपकी वो वीडियो से हमने ये चीज देख के हमने ये चीज सीखी। और मैंने लोगों को देखा भी है, जिस तरीके से मैं लाइट सेट कर रही हूँ, वो रिजल्ट उन लोगों ने प्रैक्टिस किया तो उनका निकल के आया। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो हम बीइंग एन इन्फ्लुएंसर बोल लो या बीइंग अ फिगर बोल लो, जो कि एक नंबर पे रीच कर चुके हैं, उसके बाद वो जब लोगों को दिखते हैं तो वो कुछ पॉजिटिव ही दिखना चाहिए, मतलब उनका रिजल्ट पॉजिटिव लोगों तक पहुंचना चाहिए। डेफिनेटली। वो चीज होती है। सो बाकी मैं बात करूं, आप अभी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है आपकी और नो डाउट लोग उसे बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी चीज, जैसे आपने फोटोग्राफी की स्टार्ट की, तो फिर ये इंस्टा अकाउंट का कहाँ से एक आइडिया आया कि ऐसा कोई पेज भी होना चाहिए जहाँ पे अपनी सारी फोटोज का कलेक्शन हो, लोगों को दिखा पाए और सीखे और सिखाएं? मैं स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली रही हूँ। मतलब जब मैंने शुरुआत की तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था। मतलब मैं किसी स्टूडियो में जाके, या कहीं मेरा कोई ऑफिस नहीं था, तो मैंने घर से ही शुरुआत की थी। तो अगर मेरा कोई काम देखना चाहेगा तो मैं उसको प्रिंट भी नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस साइज में प्रिंट करना है, क्योंकि उस टाइम नॉलेज नहीं। बट इंस्टाग्राम आ चुका था तब, तो मैंने जिस दिन अपनी फोटोग्राफी की शुरुआत की है, मतलब जिस दिन मैंने फर्स्ट फोटो प्रॉपर एक एज अ फोटोग्राफर क्लिक किया है, उसी दिन सेम डे मैंने 27 अगस्त 2019 में मैंने फर्स्ट इंस्टाग्राम पिक्चर भी पोस्ट किया। वो सिमिलर जर्नी मेरी इंस्टाग्राम की भी रही है, वही सिमिलर जर्नी मेरी फोटोग्राफी की भी रही है। मतलब 7 साल मेरे इंस्टाग्राम को भी होने वाले, और उस पे मैं पर डे पोस्ट करती थी। मेरी कंसिस्टेंसी थी कि मुझे 8 बजे पोस्ट करना है, तो मैं 8 बजे पोस्ट करती थी। कुछ भी करती थी पूरे दिन में क्लिक, तो वो पोस्ट करती थी मैं जरूर से। तो ये चीज जरूरी है कि अगर आप कोई पिक्चर क्लिक कर रहे हो, आप उसे पोस्ट करो, भले ही वो अच्छी है बुरी है कुछ नहीं, वो आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज बहुत जरूरी है। और इसी के साथ बात करूं, इंस्टाग्राम जब भी आप चलाते हैं ना, सोशल मीडिया पे जब आप होते हैं, तो हेटर्स और सपोर्टर्स दोनों होते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे, मतलब मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो शायद हमें पसंद ही नहीं आते। उनको कैसे फेस करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा सोशल मीडिया पे परफॉर्म कर रहे हैं, बट कई ऐसे भी हैं जो अभी बिगनर्स हैं और वो हैंडल नहीं कर पाते। ऐसे में कैसे उन लोगों को या तो जवाब दो या हटा दो, तो क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जवाब देने से क्या होता है ना कि वैसे ही आज के टाइम पे पीस नहीं है किसी की लाइफ में, कुछ ना कुछ सबके स्ट्रगल्स अंदर ही अंदर चल रहे हैं। जो भी इंस्टाग्राम पे हम दिखा रहे हैं, जैसे अगर मैं सुबह उठ के अपनी एक फोटो पोस्ट कर रही हूँ, तो उसके पीछे मैं कितना परेशान हूँ या मेरा क्या स्ट्रेस है वो किसी को नहीं पता, बट एक फोटो मुझे पोस्ट करनी तो मैं कर चुकी हूँ। वो एक आज इंस्टाग्राम को सब लोग आजकल ना बस एक मिरर, मतलब एक कांच के उस साइड की तरफ दिखाते हैं, मतलब अदर साइड है, बट जो रियलिटी है वो कोई नहीं दिखाता। तो उसको आपको उसी तरीके से डील करना चाहिए। इंस्टाग्राम मेरे लिए भी बहुत इमोशनली अटैच थी मैं, बट एक टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इतना अटैचमेंट, अगर मैं किसी दिन बीमार होती हूँ तो क्या ये 1 लाख लोग मेरे पास आएंगे? तो जो रियलिटी है आपको उसको रियलिटी में रखना है, और जो एक ऑनलाइन ऑडियंस है उसको ऑनलाइन ही रखना है। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है ऑनलाइन मुझे, बट वो मुझे ऑनलाइन ही हेल्प कर पाएंगे। तो उनकी पॉजिटिविटी को मैं रिमेम्बर करती हूँ, मैं नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देती। जी,
तो लाइफ में जब भी पॉजिटिविटी आपको दिखे, पकड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें ही होती हैं। और जब आप अच्छे एस्पेक्ट को देखते हैं ना, तो आप बुरी चीजें धीरे धीरे से ही भूल जाते हैं और उन चीजों से निकल भी जाते हैं। बाकी इसी के साथ एक और बात मैं जानना चाहूंगी, फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जो अभी बिगनर्स हैं, बहुत सारे हैं जो अभी काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पुराने फोटोग्राफर हैं, लेकिन नई चीजों के साथ टेक फ्रेंडली नहीं हो पाए, या फिर आज के टाइम के साथ सेटल नहीं हो पाए। ऐसे में क्या क्या चीजों उन्हें याद रखनी चाहिए, किन सारी स्किल्स को एड ऑन करना चाहिए, और एड ऑन करते हुए आज के टाइम से कनेक्ट होना चाहिए? मुझे ये लगता है कि एक इंसान को भले ही वो किसी भी एज में हो, किसी भी प्रोफेशन में से कितना टाइम हो गया, उसे सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जहां आपने सीखना बंद किया और अपने आप को एक प्रो मानने लगे, आपकी नहीं बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे सब कुछ आता है, वहां आप हार जाओगे, वहां पे आप रुक जाओगे, क्योंकि वो सीमित हो जाओगे आप। लर्निंग की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मतलब अगर आप ग्वालियर से बाहर निकलोगे ना, जब आप बाहर किसी शहर जाओगे तो आपको लगेगा यार हम सच में अगर हम उसी को अपनी दुनिया मानेंगे ना, तो हम इसके आगे कभी नहीं निकल पाएंगे। कोई भी छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, अगर मुंबई से बाहर निकल के कोई आउट ऑफ इंडिया जाता है तो वो देखता है। तो अपनी जर्नी को या अपने जो नॉलेज है उसको कभी सीमित मत रखो, आगे बढ़ो, और जो चीज आ रही है आपके रास्ते में उसको सीखते जाओ। सीखने में कोई बुराई नहीं है। आजकल एआई आ गया है, बहुत लोग ऑफेंड हो गए कि यार एआई आ गया है, एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया। मुझे ये लगता है कि एआई को अपने साथ लेके हमें चलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब वो आ चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ है। एक तरीके से आपके बहुत सारे काम एआई कर देता है जी। तो अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको उसको अपने फेवर में लेके चलना चाहिए, ना कि उससे ऑफेंड होकर उसको छोड़ देना चाहिए। इससे आप ही पीछे रह जाओगे, वो तो आगे बढ़ ही रहे वैसे भी। तो बस परेशानी है सबके साथ, लेकिन नजरिए की बात, आप किस चीज को किस वे में लेते हैं, ये सबसे ज्यादा आपको अफेक्ट करेगी। और डेफिनेटली अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो पॉजिटिव ही चीजें आपके साथ होने वाली है। और जैसा कि टेक्नोलॉजी का भी टाइम है, तो थोड़ा सा टेक फ्रेंडली होइए, चीजें बदलिए, अपने आप को भी अपडेट कीजिए, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और ये परिवर्तन होते रहने चाहिए। बाकी इसी के साथ एक और बात, जैसा हम बिगनर्स की बात कर रहे हैं, जब भी आप कोई भी एज में होते हैं, मुझे लगता है सीखने की कोई ऑब्वियसली उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में कुछ भी करना चाहते हैं। सो जब आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, एज अ फोटोग्राफी में फोटोग्राफर पूछूं मैं, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, स्क्रैच से, उसे कुछ नहीं पता है, बिल्कुल ब्लैंक है, बट वो करना चाहता है, तो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले तो आजकल कोई भी किसी के अंडर बाउंड नहीं होना चाहता। आजकल सब अपना अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो वैसे ही शुरू करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सीखना है, तो आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन मत जाओ, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, फिर आप किसी ऐसे फोटोग्राफर के अंडर जाके कोचिंग लो जो आपको प्रॉपर, आपको लगता है कि हाँ वो सिखा सकता है। वो आप कैसे जज कर सकते हो? आप उसका इंस्टाग्राम देखो, उसके इंस्टाग्राम पे आपको कितने नॉलेजेबल कंटेंट वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे यही बात आ जाती है कि जो स्किल्स होती है, अगर मेरे को कोई नॉलेज है तो मैं कभी डरूंगी नहीं लोगों को आगे बताने में कि मेरे पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि भंडार इसका इतना बड़ा है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता जी। तो ये जो डर जिन लोगों के पास होता है उनसे कभी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी उस लेवल पे पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि उनको वही डर रहेगा, अरे मेरे से आगे निकल गया। तो ऐसी जगह सीखो, ऐसे इंसान से सीखो जो आपको हमेशा लाइफ टाइम एक बैकअप सपोर्ट देता रहे, कि अगर आपको लगे कि नहीं यार ये गलती हो गई मुझसे, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपके पास कोई हो जो आपको गाइड कर सके। तो उस इंसान को ढूंढने के लिए हड़बड़ाओ मत, और इतना पैसा मत खर्च कर दो सिर्फ सीखने में कि आप अपनी चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर पाओ, अच्छे गियर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले तो एक अच्छा गियर होना चाहिए, लेंसेज होनी चाहिए, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है मैं नेचुरल लाइट में फोटोग्राफी करती थी, मैं फ्लैश से बहुत डरती थी। फ्लैश क्योंकि कोई सिखाने वाला उस टाइम नहीं था, और मोस्टली मेल डोमिनेंट है, आपको पता ही है ये सोसाइटी। तो उनका एक अरे मतलब मजाक बनाना वाली जो बात रहती है ना, वही रहती थी। तो कभी सीखने को नहीं मिल पाया। और ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर कोई ग्रो करना चाहता है ना, तो अगर उसको वैसा माहौल नहीं मिलेगा तो वो ग्रो भी नहीं कर सकता। पर अगर आपके अंदर ये है कि नहीं, आपको उस माहौल के अंदर बैठना ही नहीं है, आपको अलग हटना है, तो मैंने अपने आप को अलग ग्रो करना शुरू किया और फिर सीखना शुरू किया, जो स्क्रैच से ही किया, मतलब कोई सपोर्ट किसी चीज के बिना किया। और बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, और एक पर्टिकुलर चीज आजकल लोग शुरू कर रहे हैं तो उनको लग रहा है यार मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक चीज पे फोकस करो, पहले फोटोग्राफी सीखो, लाइटिंग सीखो, फिर आप एडिटिंग पे आओ, फिर एडिटिंग सीखो, फिर आप वीडियो पे जाओ। एक स्टेप अगर बार बार आप मतलब हर स्टेप एक साथ लेते रहोगे ना, तो वो कहीं भी पहुंचने में बहुत डिफिकल्टी होगी। इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, एक बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसे में कौन सा स्टेप है, क्योंकि जब आप बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें कैप्चर कर रहे हैं, उसे फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं,
कौन सा स्टेप है आपको लगता है कि आप, या फिर होना चाहिए कि आप इस टाइम पे आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाके सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको एक वर्कशॉप लेनी चाहिए, जो कि 2 दिन की या 1 दिन की वर्कशॉप होती है, आप वो अटेंड करो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो टीचर है ये मुझे इतने से टाइम में इतना कुछ सिखा सकते हैं, तो अगर मैं इनके साथ 1 महीने या 1 साल मैंने इनसे कोचिंग ली तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो आपको सबसे पहले खुद स्मार्टनेस दिखानी चाहिए कि आप पहले वर्कशॉप अटेंड करो, ना कि आप सीधे जाके इन्वेस्ट कर दो पूरे 1 साल की ट्रेनिंग में। उसमें क्या होता है ना कि आपको जज करने का टाइम भी मिल जाता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे इतने सारे कोचिंग स्पेसेस हैं जो आपको सिखाते हैं, बट वो क्या सिखा रहे हैं, क्या बताने वाले हैं, उनके पास कितनी नॉलेज है, क्या वो करवाने वाले हैं। मतलब हर चीज सिर्फ सेटअप से नहीं होती कि आप ये सोचो कि हमने सेटअप लगा लिया और हमने सिखाना शुरू कर दिया। ये हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी है, लोगों को ये माइंडसेट बन गया है कि बस प्रॉप्स दिखने चाहिए, जितना सामान दिख रहा है ना वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर जी, पर ऐसा नहीं होता। उसकी स्किल्स, उसका पेशेंस, अगर उसके पास एक प्रॉप भी है ना, वो आपको इतना कुछ सिखा देगा या उतना कुछ डिलीवर कर देगा उस एक प्रॉप में कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, पॉसिबल कैसे है ये चीजें। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है वो सारी चीजें। बिल्कुल। तो आपको पहले थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, सब लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आजकल लिंक्डइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां अवेलेबल है। तो ये सब रिसर्च करके ही आपको आगे जाना चाहिए। मतलब ये सोचिए कि बस मुझे फोटोग्राफर बनना है और हम निकल गए, बहुत सारा लैपटॉप ले लिया हमने, गियर्स ले लिए महंगे महंगे, सब कुछ एक साथ ही इन्वेस्ट कर दिया और फिर हम सोच रहे हैं क्या करें। वो चीज नहीं करनी चाहिए। सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम प्रॉपर आगे बढ़ पाएंगे और लंबे टाइम तक रुक पाएंगे उस भीड़ में। नहीं तो स्टार्टिंग में ही हमने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो हम फिर फंस जाते हैं। बहुत बार बहुत लोग फंस जाते हैं। और जब लाइफ में आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्लानिंग और प्लॉटिंग की जरूरत होती है। तो चीजों को देखिए, सोचिए, विचारिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जल्दबाजी में जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो ये ना हो कि यार काश नहीं किया होता, तो वो काश की कसर ना रहे। वहां पे थोड़ा सा हमें सोचने विचारने की जरूरत है। बाकी एक और बात मैं जानना चाहूंगी, मैटरनिटी शूट आप करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे पिक्चर्स हमने देखे हैं, बहुत छोटे छोटे बेबीज, कुछ मुझे लगता है बहुत हाल ही के, कुछ ऐसा लगता है कि बस निकल के आए हैं और सामने हमारे। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या चैलेंजेस, मतलब छोटे छोटे बच्चे टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, क्या चैलेंजेस मिलते हैं? चैलेंज तो सबसे पहला ये है कि आपको मतलब जो अगर ये नया करना चाहते हैं शुरुआत, मेरे साथ तो चैलेंजेस जो आए थे वो यही थे कि भाई बच्चों को हैंडल कैसे करना है। तो मैंने जो सबसे पहला काम किया वो मैंने किया कि मैंने सीखा, क्योंकि मैं अगर किसी का बच्चा अपने हाथ में ले रही हूँ तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको सेफ एंड सिक्योर रखूँ। उसका जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी है, बच्चे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले मैंने उसकी प्रैक्टिस की, मैंने उसको सीखा, समझा और फिर ही मैंने ये चीज को प्रॉपर किया। मतलब जब मुझसे पेरेंट्स जिद भी करते थे ना, अरे आप कर दो ना कर दो, मैं मना कर देती थी कि नहीं, जब तक मैं स्किल्ड नहीं हो जाऊंगी और जब तक मैं इस स्टेप को खुद प्रॉपर समझ नहीं लूंगी कि किस तरीके से क्या होता है। आप डॉल पे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रॉपर रैपिंग टेक्निक प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद ही मैंने इस चीज को स्टार्ट किया। और जो लोग आगे करना भी चाहते हैं बेबी फोटोग्राफी, न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर पेरेंट आके आपको अपना बच्चा दे रहा है, बोल रहा है आप कर दो, आप रिस्क मत लो, क्योंकि एक बच्चे के साथ में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि उसकी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं उस टाइम पे। अगर कोई भी एक गलती से कोई दिक्कत आ गई तो वो आपके ऊपर बहुत बड़ी चीज आ सकती है जी। तो ये बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी, फोटोग्राफर जब हम सर्च करते हैं अपने बच्चे के लिए या कुछ भी, तो उनको ये सोचते हैं कि अरे वो जो थोड़ा सा लोअर साइड पे है जैसे प्राइस पे, उससे करा लेते, क्या दिक्कत है, क्या डिफरेंस आएगा। बट वो ये नहीं समझ पाते। मतलब प्राइस का डिफरेंस मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है, जो प्राइस मैं या फिर और भी जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं जो न्यूबॉर्न्स को हैंडल करते हैं, वो अगर किसी पर्टिकुलर अमाउंट को चार्ज करते हैं तो वो इसीलिए चार्ज करते हैं क्योंकि उनकी स्किल्स उतने टाइम की होती है, उनके जो प्रॉप्स होते हैं, उनकी जो सेफ्टी होती है, वो मेजर्स वो लेते हैं, तभी वो उतना चार्ज कर रहे हैं उनकी स्किल्स की वजह से जी। और अगर कोई थोड़ा लोअर साइड पे चार्ज कर रहा है तो आपको पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है। अगर वो डिफरेंस इतना बड़ा आ रहा है तो आप ये बस मत सोचो कि उसने बहुत कम करके मुझे दे दिया, क्यों दिया। क्योंकि अगर हम कपड़ा भी खरीदने जाते हैं मार्केट में, अगर आपको 200 रुपए की शर्ट मिल रही होगी और आपको मॉल में जाके 3000 रुपए की शर्ट मिल रही होगी, तो 3000 की शर्ट बहुत लंबा चलेगी, वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगी आपके लिए। बट वो 200 की शर्ट आपको गर्मी में बहुत दिक्कत कर जाएगी। वो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को किसको हैंड ओवर कर रहे हो, क्या वो स्किल्ड है, क्या वो नहीं है। वो रैप जो कर रहा है, वो रैप ऐसा है कि वो चार तरफ से स्ट्रेच भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जो हम रैप यूज करते हैं वो प्रॉपर बेबीज के अकॉर्डिंग होता है। जब बच्चा वार्म में होता है वो उसी पोजीशन में उसको रैप कर सकता है और उसको पता भी नहीं चले।
तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें कि अगर बच्चा हीट हो रहा है, उसे गर्मी लग रही है, उसे ठंड लग रही है, रेड हो रहा है, ब्लू हो रहा है, ये सब बहुत चीजें माइनर माइनर जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो हर कोई ये चीज नहीं कर सकता, सीखने के बाद बिल्कुल आप प्रैक्टिस करने के बाद आप कर सकते हो, बट इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली छोटी छोटी है लेकिन मोटी बातें, क्योंकि जब आप छोटे से बच्चे को हाथ में उठाते हैं, यकीन मानिए उसकी माँ जितनी उससे केयर से उठाती है ना, वो चाहती है अगर कोई दूसरा भी उठाए तो उतनी सेफ्टी उतनी प्रिकॉशन के साथ। और जब कुछ ऐसा मोमेंट आपके सामने आता है तो जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको उस बच्चे के साथ डील कैसे करना है। और जैसा कि पाकी ने बताया, एक लंबा समय है जब आप सीखते हैं बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को टैकल करना, बच्चों को गोद में लेना, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आप किसी हाल के जन्म हुए बच्चे का उसको गोद में लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट डेफिनेटली बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी इस फोटोग्राफी की फील्ड में। बाकी कोई भी फील्ड में जब आप होते हो ना तो और एक लंबे समय से होता है, जैसे आपको 7 साल हो गए, तो उसके दोनों एस्पेक्ट आपको पता होता है, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी। आपको क्या लगता है फोटोग्राफी इंडस्ट्री का बिटर ट्रुथ क्या है? बिटर ट्रुथ फोटोग्राफी इंडस्ट्री का ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस वाइज ही समझ में आ जाता है। अगर आप वेडिंग इंडस्ट्री की बात करो तो बिटर ट्रुथ ये है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी लैग करते हैं इस चीज में, बट जो सर्विस हमसे लेते हैं उनके अंदर एक माइंडसेट होता है कि वो हमें सिर्फ काम के लिए, बहुत ऐसे लोग होते हैं, मतलब मैं नंबर ऑफ बोलूँ तो 60% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम के लिए हमें हायर करते हैं। वो जब हमें हायर करते हैं ना, उनके दिमाग में एक चीज होती है कि हम बस इनको हायर कर रहे हैं अपनी वर्किंग के लिए, हमें इससे इनसे कोई मतलब नहीं है। तो आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ फूड नहीं दिया जाता। हाँ, वीडियोस देखी होंगी आपने, एक फोटोग्राफर ने पूरा डेटा डिलीट कर दिया कि सिखाना। तो ऐसा फोटोग्राफर करते नहीं है, उसने किया वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी का काम ले रहे हैं, तो हम ये तो नहीं करते। बट हाँ, उस चीज में इतना अजीब लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं तो हम सब कुछ आपको ओन करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप अगर हमसे काम करा रहे हो, आप हमारी सर्विस हमसे रिसीव कर रहे हो, दैट्स आवर वर्क, हम उसको कर रहे हैं आपके लिए। बट ये नहीं है कि हम बिल्कुल आपके कोई एम्प्लॉयड वो है। बट ऐसा ये समझना लोगों को बहुत जरूरी है कि अगर कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, भले वो किसी भी पोजीशन पे हो, आपको उसके सर्विस के लिए आप उसको पे कर रहे हो, ना कि आप उसको ऊपर ओन कर सकते हो। ये चीज समझना बहुत लोगों को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है। और खाना तो इंडिया में लोग, हर कोई जो घर पे आता है उसको खिला दिया जाता है, तो ये तो बहुत छोटी बात हो गई। इस चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए लोगों को। और हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे आपको भंडारे लंगर आपको जगह जगह टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब शादी में आप 200 लोगों का खाना कर सकते हैं तो उसमें 10 लोग और इंक्लूड क्यों नहीं हो सकते? तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें और आपको एज अ सोसाइटी सोचना पड़ेगा, और एज अ ह्यूमन भी, क्योंकि इतनी इंसानियत तो हमारे अंदर होनी चाहिए जितना हम अपने कल्चर से सीखते हैं, समझते हैं। क्योंकि जब आपकी रूट मजबूत होती है ना, तो मुझे नहीं लगता ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए, इवन आप थॉट भी लाते होंगे कि यार कोई आ रहा है तो उसे खाना नहीं देना है। तो सोचिए विचारिए कि सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज हम और आप जो हैं वो हमें देके भी जाना है सोसाइटी को, और आगे वाली जो जनरेशन है उन्हें भी सिखाना है। तो डेफिनेटली सीखने सिखाने का ये सफर है। बाकी लास्ट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगी आपसे। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो फोटोग्राफी में आना चाहती हैं, अगर वो आपसे जुड़ना चाहें, आपकी टीम से जुड़ना चाहें, कैसे जुड़ना? मैं एक चीज बताऊं, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, पर जितनी क्वेरीज आती है ना उतना काम नहीं है जी। हाँ, तो कि कोई तमिलनाडु से आके ग्वालियर रुकना चाहता है, बट मुझे उनको समझाना पड़ता है कि आप यहाँ आओगे और यहाँ रहोगे, यहाँ का एक्सपेंस आपका, फिर आप उस पर स्पेंड करोगे, तो मैं सीधे मना कर देती हूँ। मेरा ये है कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू जुड़ सकते हो। अगर आप ग्वालियर से नहीं हो, अगर आप मतलब ग्वालियर में अवेलेबल हो, आप कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हम लोग बहुत जल्द जून जुलाई में लॉन्च करने वाले हैं। तो आप उनके थ्रू हमसे जुड़ सकते हो। और जैसे मैंने वर्कशॉप का कहा कि सबसे पहले आपको वर्कशॉप लेनी चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या ये टीचर मेरे लिए है या नहीं। क्योंकि चूजिंग योर टीचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जिनसे सीखना चाह रहे हो ना, कि वो आपको उस तरीके से सिखा पाएंगे या नहीं। मैं हो सकता है 10 लोगों को सिखा पा रही हूँ और उसमें से एक ऐसा हो जो मेरी उसमें जैसा मैं सिखा रही हूँ वैसा नहीं समझ पा रहा, तो उसको ये पहले समझना चाहिए कि ये टीचर मेरे लिए है या नहीं। तो आप वर्कशॉप अटेंड करिए, आपको लगता है कि हाँ आपको आगे इन्वेस्ट करना है। और ये हर बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इन चीजों में काफी मैं ब्लंट रहती हूँ, क्योंकि मेरे को इन चीजों से पैसा नहीं कमाना है। ये चीजें मतलब बस मेरा ये है कि जितनी नॉलेज हम आगे दे पाए
और मेरा तो ये रहता है कि मैं और जितना सीख के आगे बता पाऊँ वो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम जून जुलाई में कोर्स जरूर स्टार्ट करने वाले हैं अपना, तो जिनको जुड़ना है वो बिल्कुल हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम जल्दी ही जल्द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट कर देंगे। तो आपके लाइफ में टाइम और पैसा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कब कैसे कहाँ इन चीजों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको सोचनी होंगी। इवन आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं, ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमेशा कहती है कल्पना, जीवन में कुछ भी करने से पहले एक बार, एक समय के लिए थोड़ा सा सोच विचार कर लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच पाके, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहिए? तो मेरा ग्वालियर को यही मैसेज है कि जो भी काम कर रहा है ना उसको खुले हाथों से आप एक्सेप्ट करो, और यहाँ पे बस क्रिएटिविटी का जो वो यहाँ भंडार है, मतलब यहाँ जितने बच्चे हैं जो यहाँ पे बीइंग इन कोरियोग्राफी में मैंने देखे हो, एक्टिंग के उसमें भी देखे हो, जितने भी, मतलब यहाँ बहुत टैलेंट है, बस यहाँ पे कदर नहीं है लोगों की जो उस टैलेंट की कदर करे। वो प्लेटफॉर्म्स ग्वालियर को मिलना बहुत जरूरी है, वो हाइट ग्वालियर को मिलना बहुत जरूरी है। जैसे कि तानसेन भी ग्वालियर से ही बिलोंग करते हैं, तो अगर हमें यूनेस्को ने वो दिया है नाम, तो हमारे यहाँ सच में इतना टैलेंट है। अगर उसको हम अच्छे से तराशें, और जो यहाँ की गवर्नमेंट है इनको थोड़ा सा और क्रिएटिव साइड पे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन साइड है वहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है और वहाँ लोग ग्रो भी कर रहे हैं, बट जो क्रिएटिव साइड है यहाँ के लिए जरूर ध्यान देना चाहिए। और बस यही मेरा मैसेज है। और कला का शहर है ग्वालियर, गर्व का शहर है ग्वालियर, और जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि अगर कोई कलाकार इस कला के शहर में अपनी ही अस्तित्व की पहचान के लिए भटक रहा है ना, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हम पे, आप पे, इवन जो अथॉरिटी है वहां पे भी छोड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस पोजीशन में है जहां से वो लोगों को इनहेंस करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए कहाँ पे चीजें छूट रही है, कहाँ हमें और आपको अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि ये छोटा सा रोल कब एक बड़ा चेंज ले आए हमें नहीं पता। थैंक यू सो मच पार्की, और हमारी सोसाइटी को आप जैसी और भी लड़कियों की जरूरत है जो कि समाज में लड़कियों की जो भी मेंटालिटी है गर्ल्स को लेकर वो चेंज करे। एक नया समाज हम देखें, मैन पावर को साथ साथ हम वुमेन पावर भी देखें। तो ऐसे बदलाव के साथ थैंक यू सो मच, आपने अपना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर मिलेगी कल्पना आपसे एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज टाइम 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज।